नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा की नगर पालिका अध्यक्ष उम्मीदवार सुषमा डिमरी से जनसभा करने के लिए चमोली पहुंचे। नगर के टैक्सी स्टैंड में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि नगर में ट्रिपल इंजन की सरकार होने से नगर का विकास होगा। उन्होंने कहा कि भू धसवा से प्रभावित नगर का पुनर्निर्माण का कार्य होना है। ये तब संभव होगा जब नगर में भाजपा की उम्मीदवार जीतेगी। वहीं उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। भाजपा में निकायों में हो रहे चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें सीएम के साथ साथ आपको बता दें तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी शामिल हुए। और इस पर उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसने निकायों में भी संकल्प पत्र जारी किया है और इस संकल्प पत्र में जनता को विश्वास दिलाया है कि भाजपा सरकार विकास के लिए कितने काम कर रही है और आगे भी करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक पहली पार्टी है जिसने इन निकाय चुनाव के लिए भी संकल्प पत्र जारी किया है। ये हमारी प्रतिबद्धता दर्शाता है। ये जनता के प्रति हम लोग जो चुनाव से पहले कोई भी संकल्प पत्र जारी करते हैं तो ये दर्शाता है कि हम इन निकाय चुनाव के लिए भी कितने गंभीर हैं। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विकास की और अपनी बात कहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से मेरे निकाय क्षेत्रों का विकास हुआ है, लेकिन संकल्प पत्र के माध्यम में जनता को एक विश्वास दिला रहे हैं कि आपके इस निकायों के लिए भी हम संकल्पित हैं, आपके विकास के लिए संकल्पित हैं। पहली बार एक सामूहिक संकल्प पत्र जारी हुआ और वैसे जो हमारे 11 निकाय जहां जहां चुनाव हो रहे हैं उनके लिए अलग से संकल्प पत्र जारी किया है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूं और जिस टीम ने ये घोषणा पत्र बनाया है या इस संकल्प पत्र बनाया उनका भी मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं। प्रदेश में निकाय चुनावों के लिए भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया और सरकार के कई कैबिनेट मंत्री भी इस मौके पर मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है। अब निकाय चुनावों में भाजपा जीतने जा रही है, जिससे ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। भाजपा ने अलग अलग निगमों के लिए संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें विकास ही विकास है। आज जनमानस ये जानता है कि दिल्ली में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है और इसलिए ट्रिपल इंजन की सरकार का यहां पर भी होना बहुत जरूरी है ताकि विकास कार्य हो सके। और दूसरा, प्रधानमंत्री जी की छवि और धामी जी के द्वारा प्रदेश के लिए किए गए काम, तो उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने वाला है, संभवतः 26 तारीख को ये लागू होगा। इसका संदेश पूरी जनता के अंदर है। और जो आज भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया है अलग अलग निगमों के लिए, ये इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के प्रति कितनी संकल्पबद्ध है। इन सब का लाभ जहां हमारे मेयर के प्रत्याशी को मिल रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के निगमों में अधिकांश प्रत्याशी जीत कर आ रहे हैं। ये दृश्य आज यहां पर दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव अपने चाचा का पिंडदान कराने परिवार सहित हरिद्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ चाचा की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि आज परिवार के सभी सदस्य हरिद्वार में हिंदू परंपरा के तहत होने वाले 16 संस्कारों में से एक पिंडदान संस्कार के अनुष्ठान के लिए आए हैं। मां गंगा के तट पर हमने अनुष्ठान आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए कराया। साथ ही कहा, यह परिवार के लिए दुखद है, लेकिन अपने संपूर्ण जीवन में परिवार की पूरी जिम्मेदारी के साथ सेवा की। अनुष्ठान होते हैं पिंडदान, उसी पूजा के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। माँ गंगा के किनारे हम लोगों ने पूजा की है और ये अनुष्ठान मोक्ष के लिए और आत्मा की शांति के लिए यहाँ के पंडित जी के माध्यम से हम लोगों ने कार्य कराया है। चाचा हमारे बीच नहीं रहे, इसलिए हमें परिवार के सदस्यों के साथ जो अनुष्ठान करने आना पड़ता है वो हम लोग करने आए हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का यह घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है, क्योंकि विगत 8 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी शहर के ड्रेनेज सिस्टम को नहीं सुधार पाई है। स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता को गुमराह किया गया है, जिसकी चर्चा सभी लोग कर रहे हैं। अब मात्र घोषणाओं से राज्य नहीं चलने वाला, ये जनता समझ चुकी है, इसलिए ये संकल्प पत्र केवल एक झूठ का पुलिंदा मात्र है। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र निकाय चुनाव के लिए जारी हुआ है। वो घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है, झूठे वादे उसमें किए गए हैं। 8 सालों से प्रचंड बहुमत की सरकार राज्य में भारतीय जनता पार्टी की है। ज्यादातर निकायों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। कहीं भी ड्रेनेज का सिस्टम आप इतने वर्षों में नहीं सुधार पाए। स्मार्ट सिटी का भ्रष्टाचार जनता में चर्चा की वजह बना हुआ है। 1650 करोड़ रुपए किस नाली में बह गए उसका हिसाब नहीं मिल रहा है। आप इतने वर्षों में ड्रेनेज सिस्टम नहीं सुधार पाए, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं सुधार पाए, नालियों का निर्माण नहीं कर पाए, स्ट्रीट लाइटें और खंबे नहीं आप लगा पाए, तो आपसे जनता क्या उम्मीद करे। जनता जानती है ये घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अल्मोड़ा जिले की रानीखेत नगर पालिका चिलियानौला में चुनावी घमासान तेज हो गया है। नगर पालिका चिलियानौला में अध्यक्ष पद के लिए 4 दावेदार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। यहां अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। यहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के भतीजे अरुण रावत पर पार्टी की साख टिकी है, जबकि रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल के लिए बीजेपी प्रत्याशी मदन कुवारबी को जिताना प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। मेरा जो सबसे बड़े मुद्दे हैं आज इस क्षेत्र में भूमि हस्तांतरण के विषय हैं। वो विषय है पेयजल की जो समस्या है उसके विषय में मेरी प्रमुख मांग है। सड़कों का और नजूल भूमि, विद्युत संबंधी जितने भी यहाँ पर अभी जो कार्य रुके पड़े हैं, जो कार्य हो नहीं पा रहे, उन मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ और निवेदन करूंगा जनता से कि आज सरकार माननीय मोदी जी की केंद्र में है, तो प्रदेश में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। वर्तमान में हमारे क्षेत्र में विधायक भारतीय जनता पार्टी से हैं, सांसद हमारे कैबिनेट मंत्री जी हैं। तो मैं चाहूँगा, क्षेत्र की जनता से निवेदन करूँगा कि जितने भी मेरा एक संकल्प पत्र मैंने आप जनता के बीच में लेके जा रहा हूँ, उन मुद्दों को लेकर अगर आप मुझे मौका दीजिए ताकि मैं इस क्षेत्र का विकास कर सकूं और इस क्षेत्र का चौमुखी विकास करते हुए क्षेत्र के विकास के लिए अपना योगदान दे सकूं। आप लोगों से यही मेरा निवेदन करना चाहूँगा। प्राथमिकता यही रहेंगी कि जो जैसे वन भूमि का मामला है, पानी का मामला है, बिजली का मामला है और सड़कों का मामला है, कई मुद्दे हैं जो लोगों के आवश्यकता अनुसार है, उस पर काम किया जाएगा। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अल्मोड़ा नगर को बदहाल बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने पिछले 25 सालों से अल्मोड़ा में राज किया है, लेकिन यहां रास्ते, नाले और बिजली पानी की व्यवस्था आज भी बदहाल पड़ी है। जनता मूलभूत जरूरतों के लिए आज भी परेशान है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी अजय वर्मा इस बार मेयर पद पर काबिज होंगे और नगर का विकास होगा। सरकार ने जो पैसे दिए, 22 करोड़ से अधिक की धनराशि नालों के लिए दी थी, वो अभी तक खर्च नहीं हो पाई। नाले नहीं बन पाए हैं, रास्ते नहीं है, पथ प्रकाश नहीं है। ये जो 15 साल का कार्यकाल था हमारे नगर पालिका का, और पूरे 25 साल से तो कांग्रेस बैठी है। भैया बताओ ना, आपने क्या काम किया? और आप तो लगातार 10 साल से बैठे हैं और उस 10 साल का कार्यकाल रो रो के चीख चीख के कह रहा है कि अल्मोड़ा का विकास मर गया, अल्मोड़ा का विकास मर गया। अब हम विकास को पैदा करेंगे, नए सिरे से विकास होगा और अल्मोड़े में समग्र विकास होगा। जिन जिन क्षेत्रों में इन्होंने विकास के पहियों को जाम करने का काम किया, अब विकास की गाड़ी तेज गति से दौड़ेगी। उत्तराखंड में नगरीय निकाय चुनाव में 11 नगर निगमों के लिए आज भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पार्टी मुख्यालय में प्रदेश की उपलब्धि पत्र और 11 नगर निगमों का संकल्प पत्र सार्वजनिक कर चुके हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि निकायों की दृष्टि से निगमों की सरकार बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए हमने 11 नगर निगमों का संकल्प पत्र आज जारी किया है। इस संकल्प पत्र में किस तरीके से शहरों का विकास करेंगे, कूड़ा प्रबंधन, स्मार्ट सिटी, ग्रीन सिटी क्षेत्रों को बनाएंगे, इस पर जोर दिया है। उन्होंने जनता से तीसरी बार सरकार बनाने की अपील की।
सरकार बहुत महत्वपूर्ण होती है निकायों के विकास की दृष्टि से, वहाँ की सफाई व्यवस्था की दृष्टि से, एक विजन की दृष्टि से और आने वाले समय की चुनौतियों के लिए। इसलिए हमने 11 के 11 नगर निगमों का अपना संकल्प पत्र की हम किस प्रकार से उन शहरों का विकास करेंगे, वहाँ का कूड़ा प्रबंधन करेंगे, वहाँ पर स्मार्ट सिटी की तर्ज पर किस प्रकार से वहाँ सीवरेज अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे, ग्रीन सिटी बनाएंगे, क्लीन सिटी बनाएंगे और हर दृष्टि से उस निकाय क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को सभी सुविधाएं मिलें, एक अच्छा जीवन उनका हो। ये हमारा संकल्प पत्र इसी दिशा में जो है पूरी तरह से विस्तार से जनता के समक्ष प्रस्तुत है। इसलिए हम निवेदन करते हैं सभी से, जनता से, वो उन्होंने 2 सरकारें हमारी जनता ने बनाई हैं और तीसरी सरकार भी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमारी बनाए, जिससे कि हम और तेज गति से विकास को जो है गति प्रदान करें। अगली खबर तराई से है, जहां कॉर्बेट से लगे वन प्रभाग वन्यजीवों के लिहाज से काफी संवेदनशील बना हुआ है। यहां के तराई पश्चिमी वन प्रभाग में बीते 3 महीनों में 3 बाघों की मौत रोड एक्सीडेंट में हुई है, जबकि एक मामले में श्वानों ने एक गुलदार के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। वह वन्यजीव प्रेमी राजेश भट्ट ने बताया कि इस समय मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ रहे हैं और वन्य जीवों की जो मौतें हो रही हैं, ये एक सोचने वाला विषय है, क्योंकि लगातार वन्य जीवों की मौत विभाग की मैन पावर की कमी को दर्शाता है। कल रात को सूचना प्राप्त हुई कि जस्सा गांजा एक गांव है हमारा रामनगर रेंज के अंतर्गत, वहां पर एक लेपर्ड का बच्चा मरा हुआ मिला, लगभग 2 से 3 महीने की आयु रही होगी। तो वो पता चला कि जो गांव के आवारा कुत्ते थे उनके द्वारा उसको घेर करके मारा गया। तो उसका भी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद जो भी स्थिति पता चलेगी वो होगी। हाँ, ये लगातार क्योंकि जानवरों का मूवमेंट है ही है, वन्य जीवों का लगातार है। अभी परसों 3 दिन पहले एक बाघिन की मृत्यु हुई है, पोस्टमार्टम हुआ है उसका, तो उससे पता चला कि उसका एक्सीडेंट से उसके पैर बैक साइड में काफी चोट लगी थी, उसकी वजह से उसकी मृत्यु। 6 महीने के लगभग पिछले 6 महीनों में लगभग 3 घटनाएं हुई हैं, जो कि रोड एक्सीडेंट, उसमें 2 तो चूना खान के पास लगा जो हाईवे है उसके पास है और एक ये तीसरी घटना। वन्य जीव संरक्षण जो है एक चुनौती का विषय है और वाकई जो है इस समय ये पूरे उत्तराखंड में अगर देखें पूरे परिवेश में तो बाघों और अन्य जीवों पर एक बड़ी समस्या भी उभर कर आई है। इसी वजह से जो मानव वन्य जीव संघर्ष हो रहा है ये भी हो रहा है और दूसरा क्या है कि उसी के उलट में कई जगहों पर वन्य जीव मारे भी जा रहे हैं। तो ये शोध का विषय है, इसमें निश्चित रूप से शोध होना चाहिए और इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि जो है इनके संरक्षण को जो है मुख्य रूप से एक वो बनाया जाए, प्रश्न चिन्ह बनाया जाए और इसी के साथ इनके संरक्षण में जो है ज्यादा ध्यान दिया जाए। पौड़ी बस हादसे में अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गुदियाल ने मृतकों के परिजनों को दी जाने वाली मुआवजा राशि पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बीते 25 दिसंबर को नैनीताल जिले में हुए बस हादसे में मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी गई, लेकिन पौड़ी में यह पैमाना कम कर सिर्फ 4 लाख की मुआवजा राशि की घोषणा की गई, जो न्याय संगत नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने मांग की है कि मुआवजा राशि के अलग अलग पैमाने बदले जाए। पौड़ी में जो बस हादसा हुआ उसमें कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई। मैं अभी एक ऑफिशियल सरकारी हैंडल से मुख्यमंत्री जी का ये संदेश देख रहा था, जिसमें वो पौड़ी जिले के जिलाधिकारी को हिदायत दे रहे हैं कि घायलों का समुचित इलाज किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आज दिन में भी कह चुका हूं कि आपका पौड़ी का हॉस्पिटल सिर्फ रेफर सेंटर बनकर रह गया है। आप जिलाधिकारी को किस रूप में निर्देश दे रहे हैं कि समुचित इलाज किया जाए, कैसे समुचित इलाज किया जाए। 25 दिसंबर को इसी प्रदेश के अन्य भाग में, मैं इलाके का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि मैं कोई राज्य में कोई कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं करना चाहता, लेकिन इसी राज्य के दूसरे इलाके में एक बस दुर्घटना हुई 25 दिसंबर को और उसमें आपके ही आधिकारिक हैंडल से, सरकारी ऑफिशियल हैंडल से ये जानकारी पता चली जो आपने साझा की कि मृतकों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और उसके ठीक कुछ ही दिनों बाद ये जो पौड़ी में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से घटना घटी, इसमें आप फिर अब 4-4 लाख के मुआवजे की बात कर रहे हैं। एक ही राज्य में ये 2 प्रकार के नियम कैसे चलेंगे? आप बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या ये उचित लगता है आपको?
टिहरी जिले के चंबा में पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता दिनेश धनय ने एक निजी होटल में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस मौके पर उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से बीजेपी प्रत्याशी सुभानी धनोला के प्रचार को तेज करने के लिए कहा और एकजुट होकर काम करने की अपील की। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी सुभानी धनोला ने सभी कार्यकर्ताओं से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर 23 दिसंबर को आदर्श आचार संहिता लागू हुई थी, जिसे सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस विभाग और आबकारी विभाग को निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए 3 हफ्तों के भीतर करीब 11 करोड़ की लगभग 241 किलो नारकोटिक्स और 71 लाख से ज्यादा की शराब जब्त की जा चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल गोयल का कहना है कि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के तहत विशेष टीम लगाई गई है। मतदाताओं को लुभाने के लिए अवैध गतिविधि करने वालों पर नजर रखी जा रही है। दिनांक 23 की साय से लास्ट मंथ प्रभावी हो गई थी और इस बार आयोग द्वारा जो है एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए एक तंत्र विकसित किया गया था, जिसके अंतर्गत जो व्यय प्रेक्षक होते हैं, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स, इनकी भी तैनाती की गई थी और जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए थे कि वो जिला स्तर पर प्रशासन, पुलिस और आबकारी की टीमों का गठन करें। इसके अतिरिक्त जो है स्टेट हेडक्वार्टर पर भी जो है पुलिस विभाग को और आबकारी विभाग को निर्देश दिए गए थे कि स्टेट नोडल भी पुलिस और एक्साइज के वो लोग नॉमिनेट कर लें और रैंडम तरीके से भी जो है इसकी जांच और जो जब्ती इत्यादि की कार्रवाइयाँ होती हैं वो समय समय पर होती रहें, ताकि जो इलीगल एंड करप्ट प्रैक्टिसेस जो निर्वाचन के दौरान होती हैं उस पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। अराजक तत्वों के खुलेआम गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। मामला हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन पर खुलेआम बदमाशों की गुंडागर्दी देखने को मिली है, जहां कुछ लोगों ने रोडवेज स्टेशन पर तैनात परिचालक पर हमला कर दिया। इस हमले में परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे नीलकंठ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। ऐसी घटना से रोडवेज स्टेशन सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। और इस बीच राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे रायपुर से है, जहां पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा गिरफ्तार हो चुके हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा गिरफ्तार हो चुके हैं। सुबह से ईडी दफ्तर में उनकी पूछताछ जारी थी। शराब घोटाला मामले में ईडी ने समन भेजा था और पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। शराब घोटाला मामले में ईडी ने समन भेजा था कवासी लखमा को और लंबी पूछताछ चली और इसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीर आपके सामने देखिए किस तरह से ईडी के अधिकारी कवासी लखमा को गिरफ्तार करके ले जाते हुए। बता दें इसके पहले भी उनसे पूछताछ हुई है, कई क्रमों में पूछताछ का यह दौर चला और आज सुबह से दफ्तर में उनसे पूछताछ जारी थी और पूछताछ के बाद कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। टीवी 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे इस समय। रायपुर से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा गिरफ्तार हो चुके हैं। शराब घोटाला मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा था। पूछताछ के लिए पेश हुए लखमा। सुबह से लगातार अब तक पूछताछ का दौर जारी था और अब कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कोंटा से विधायक है कवासी लखमा और पूर्व आबकारी मंत्री भूपेश सरकार में रह चुके हैं और आबकारी मंत्री रह चुके हैं और इसी विभाग से संबंधित एक बड़ा घोटाला छत्तीसगढ़ में सामने आया था और ईडी ने भी इस पर अपनी एफआईआर दर्ज की थी और कवासी लखमा को इसमें आरोपी बनाया गया था। लगातार उनसे पूछताछ हो रही थी। आज भी पूछताछ के लिए समन भेजा गया था और कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो चुकी है। रायपुर से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा गिरफ्तार हो चुके हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रुक कर लेंगे हमारे ब्यूरो कुलेश्वर पांडे का। कुलेश्वर, लगातार पूछताछ का दौर जारी था और अब आखिरकार कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो चुकी है। किस तरह के आरोप उन पर सिद्ध हुए शराब घोटाले मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल अमित, अपने आप में एक बड़ी खबर है। देखिए, कवासी लखमा कई बार के सिटिंग एमएलए रह चुके, अभी वर्तमान में वो विधायक है और सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में जो कथित शराब घोटाला का जो मामला लगातार एक के बाद एक ईडी के अफसर जो शिकंजा कस रहे थे, निश्चित तौर पर कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा का नाम भी शामिल था। 2 बार जो ईडी के अफसर जो इनको ईडी ऑफिस लेकर आए थे पूछताछ की, तो और तीसरे दौर का ये पूछताछ के लिए बुलाया गया था।
लंबी पूछताछ चली और कुछ ही देर बाद जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल अभी उनको कोर्ट में ईडी के अफसर जो है लेकर गए हैं, कोर्ट में पेश करेंगे और निश्चित तौर पर आने वाले समय में क्या कुछ निर्णय लेते हैं, कुछ देखने वाले बात होगी। निश्चित तौर पर ये अपने एक बड़ी खबर है। जिस तरह से लगातार ये अंदेशा जताया जा रहा था कि एक के बाद एक कई बड़े नाम आएंगे। देखिए, जब कोई पूर्व में जब कोई सरकार के जो मंत्री रहता है वो गिरफ्तार होता है तो निश्चित तौर पर पूरी सरकार पर सवाल उठता है। लंबे समय से अगर हम बात करें, पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार थी, लगातार विपक्ष बीजेपी जो है सवाल उठा रही थी कि कहीं ना कहीं शराब घोटाले में कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों का हाथ है। और निश्चित तौर पर पूर्व मंत्री, आबकारी मंत्री भी थे उस समय कवासी लखमा, और ऐसे में कवासी लखमा की गिरफ्तारी अपने आप में बहुत कुछ बोलती है। लेकिन देखने वाली बात अब ये होगी कि कांग्रेस इसमें क्या रूप अपनाती है, क्योंकि इसके पहले अगर हम बात करें एजाज ढेबर जो महापौर, उनके भाई अनवर ढेबर की इसमें गिरफ्तार हो चुकी है। कई कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को इसमें नाम आया है। लेकिन जिस तरह से कवासी लखमा को गिरफ्तार किया है, निश्चित तौर पर बड़ी गिरफ्तारी जो है अब तक की शराब घोटाले में बोला जा सकता है। देखने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा, क्योंकि आज जब ईडी के अफसर कवासी लखमा को ईडी ऑफिस बुलाया तो ये बिल्कुल भी नहीं था कि आज इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, आज भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। लेकिन कुछ देर बाद जब इनकी गिरफ्तारी होती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ठोस सबूत जो है ईडी के अधिकारियों को मिला होगा, तभी इतने बड़े नेता की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि अभी कोर्ट ले जाया गया है और कोर्ट उसके क्या फैसला देता है वो देखने वाली बात होगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।